स्वागत है संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन एनसीईआरटी कोर्स में। और गुप्त काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में गुप्त काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा था और देखा था कि किस तरीके से चंद्रगुप्त प्रथम और फिर जो है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस तरीके से एक बृहद उत्तर भारत के अंतर्गत उत्तर भारत को एक राजनीतिक एकता प्रदान की। ठीक है, इनकी नीतियों के बारे में भी हमने पढ़ा। इनके बारे में जो सामान्य जितनी भी जानकारी थी एनसीईआरटी में वो सब हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक पे आपके साथ चर्चा करने वाले हैं वह है गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था, गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति। इन सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। गुप्तकालीन कला, ये जो है आज हमारी चर्चा के विषय हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। गुप्तकालीन प्रशासन, हेडिंग डालिए गुप्तकालीन प्रशासन। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि गुप्तकालीन प्रशासन में जो शासन व्यवस्था है वो राजतंत्रात्मक है। ठीक है, राजतंत्रात्मक का अर्थ तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि राजा ही शासन का क्या है, मुख्य स्रोत है, सर्वे सर्वा है, और उसके जो वचन है वही कानून है। राजा कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका जिसे हम कह रहे हैं आज के समय में आधुनिक न्याय व्यवस्था, उसका क्या है, स्रोत है। ठीक है, तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक है। राजपद जो है वंशानुगत है, यानी राजा जैसे चंद्रगुप्त है तो उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बनेगा, इसी तरीके से तो राजपद क्या है, वंशानुगत है, मतलब उसके उसी पीढ़ी के लोग जो है शासक बनेंगे। ठीक है, तो पहली लाइन क्लियर है कि राजतंत्र, राज व्यवस्था राजतंत्रात्मक है, यानी राजा ही शासन का सर्वे सर्वा है, वही शासन का मुख्य कर्ता धर्ता है। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका जिसे आज हम आधुनिक लोकतंत्र के अंतर्गत कहते हैं, वो सब किस में निहित है, राजा में निहित है। राजा का जो पद है वो वंशानुगत है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, अब देखिए, गुप्त शासक दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। इसका अर्थ है कि गुप्तों ने अपनी उत्पत्ति दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी दैवी सिद्धांत में विश्वास करते थे। यानी राजा जो है पृथ्वी पर क्या है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। समझ रहे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, और उसी के अनुसार, उसी का प्रतिनिधि होने के नाते वो शासन संचालित कर रहा है। तो गुप्त राजा जो है दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास कर रहे हैं, राजा की दैवी उत्पत्ति, यानी राजा पृथ्वी पर क्या है, ईश्वर का परछाई है। ठीक है, तो ये बात है कि गुप्त शासक दैवी उत्पत्ति विश्वास करते हैं, और इन्होंने परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक आदि उपाधियां धारण की। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी उपाधियां ले रहे हैं, परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज। तो इन उपाधियों से पता चलता है कि गुप्तों के अधीन बहुत छोटे छोटे राजा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी उपाधियां ले रहे हैं, अब देवी उत्पत्ति का सिद्धांत दे रहे हैं। इसमें भी एक लॉजिक है। मौर्योत्तर काल में भी हमने देखा कि कुषाणों ने अपने को देवपुत्र शाहानुशाही कहा, चीनियों ने ये जो देवपुत्र का कॉन्सेप्ट था उन्होंने चीनियों से ग्रहण किया। चीन, क्योंकि चीन के जो राजा होते थे वो अपने को स्वर्ग का पुत्र कहते थे। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, ये सब व्यवस्था में क्या हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। मौर्योत्तर काल के अंतर्गत आपने देखा कि भूमि अनुदान की प्रथा शुरू हो चुकी थी। ठीक है, पहले तो धार्मिक कार्यों के लिए दी गई, ब्राह्मणों को दी गई, बौद्धों को दी गई, बाद में इसे जो है इसका विस्तार किया गया, वेतन के बदले भूमि अनुदान दिए जाने लगे, सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, मतलब कई छोटे छोटे सामंत स्थापित होने लगे। तो अब धार्मिक क्षेत्र में भी एक परिवर्तन आप देखेंगे कि भक्ति की अवधारणा का विकास होता है, भक्ति की अवधारणा।
और भक्ति की अवधारणा क्या कहती है? भक्ति धार्मिक मामले में जो भक्ति का अर्थ होता है कि भक्त अपने स्वामी के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखता है। तो राजा अपने को क्या कर रहे हैं? दैवीय उत्पत्ति में विश्वास कर रहे हैं, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं कि जो राजा है वो पृथ्वी पर ईश्वर का परछाई है, अर्थात जो उसके अधीनस्थ राजा हैं वो उसके प्रति क्या करें? पूर्ण समर्पण का भाव हो। समझ रहे हैं? तो कोई भी चेंजेज अगर होता है किसी एक व्यवस्था के अंतर्गत तो कहीं ना कहीं उसके बड़े डायमेंशंस होते हैं और उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। समझ रहे हैं? ऐसे ही नहीं है कि कोई भी चीज अचानक से आ जाती है समाज में, धर्म में। अगर भक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन हो रहा है तो उसका अर्थ है कि पूर्ण समर्पण का भाव होना। तो धर्म के अंतर्गत देख रहे हैं आपके पूर्ण समर्पण की भाव की बात की जा रही है। राजा में देख रहे हैं कि एक मुख्य राजा है, उसके अधीन बहुत सारे अधीनस्थ राजा हैं। अब वो अधीनस्थ राजा अपने मुख्य राजा के प्रति क्या रखे? पूर्ण समर्पण का भाव रखे। समझ रहे हैं? और यही कारण है कि राजा अपने को बड़ा दिखाने के लिए या उन सब पर अपने अधिकार को दर्शाने के लिए वो बड़ी बड़ी उपाधियां ले रहा है। परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज जैसी उपाधियां वो ले रहा है। इसका अर्थ है कि उसके अंतर्गत अनेक छोटे छोटे राजा विद्यमान हैं जिनका वो मुख्य राजा है। अनेक छोटे छोटे राजा उसकी अधीनता में है, उसकी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है? तो उन छोटे राजाओं पर अपने अधिकारों की पुष्टि के लिए जो मुख्य राजा है वो बड़ी बड़ी उपाधियां लेगा। परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज जैसी उपाधियां लेगा। ठीक है? तो इससे पता चलता है कि उन्होंने साम्राज्य के भीतर छोटे छोटे राजाओं पर क्या किया? शासन किया। तो ये बात स्पष्ट हुई कि राज व्यवस्था क्या है? राजतंत्रात्मक। ठीक है? जिसमें राजा ही मुखिया है, सर्वे सर्वा है। राजपद क्या है? वंशानुगत है, पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है? राजा क्या है? पृथ्वी पर ईश्वर का परछाई है। ठीक है? और बड़ी बड़ी उपाधियां ले रहा है, जैसे महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, बड़ी बड़ी उपाधियां। इसका अर्थ है कि उस राजा के अंतर्गत बहुत छोटे छोटे अधीनस्थ राजा भी विद्यमान हैं, यानी छोटे छोटे राजाओं पर उसका अधिकार है। ठीक है? इसे इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, जैसे ये केंद्र का एक मुख्य राजा है और इसके अधीन बहुत छोटे छोटे राजा हैं। ठीक है? अब जैसे देखिए, समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में प्रत्यक्ष विलय किया साम्राज्यों का। गंगा यमुना दोआब के जो छोटे छोटे राज्य थे उनको अपने राज्य में प्रत्यक्ष विलय कर लिया। दक्षिण भारत के संदर्भ में उसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। ठीक है? कौन सी नीति अपनाई? ग्रहण मोक्षानुग्रह। ठीक है? और इस नीति के तहत उसने जो है दक्षिण भारत के 12 राजाओं को, 12 शासकों को पराजित किया और उनको पराजित करने के बाद छोड़ दिया, अधीनस्थ बना के छोड़ दिया। हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। अब ये जो राजा हैं वो क्या हो जाएंगे? उनकी स्थिति सामंतों की तरह हो गई, यानी वो मुख्य राजा के क्या हैं? अधीन हो गए। क्यों अधीन हो गए? क्योंकि ये कर दे रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, राजा को उपहार दे रहे हैं। ठीक है? और राजा को जरूरत पड़ने पर सैन्य सहायता दे रहे हैं क्योंकि वो इनके अधीन है। ठीक है? तो ये सामंत हो गए। ठीक है? अब ये भी तो राजा ही है ना, ये अपने क्षेत्र का राजा है, ये अपने क्षेत्र का राजा है। हाँ, अपने क्षेत्र का राजा है,
इसी तरीके से बहुत सारी राजनीतिक इकाइयां हैं, ठीक है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत। अब ये सब अपने अपने राजा हैं, लेकिन किसके अधीन है? मुख्य राजा के अधीन है। तो अब जो मुख्य राजा है वो तो बड़ी बड़ी उपाधि लेगा, जैसे वो अपने आप को परमेश्वर की उपाधि ले रहा है, यानी वो ईश्वर के समान है, ठीक है। परम भट्टारक की उपाधि लेगा, बहुत वीर है, हैं। महाराजा धीराज की उपाधि लेगा, महाराजा धीराज, यानी राजाओं का राजा, इन राजाओं का ये राजा है, ठीक है। बड़ी बड़ी उपाधियां ले रहा है, और इन बड़ी बड़ी उपाधियों का जो सीधा सा अर्थ है कि उसके अधीन बहुत छोटे छोटे राजा शासन कर रहे हैं। आई बात समझ में? यही बात कही जा रही है। गुप्त राजाओं ने ब्राह्मणों को उदारता पूर्वक दान दिया, ठीक है। ब्राह्मणों ने राजा की तुलना विभिन्न देवताओं से की, ठीक है। मतलब दान की जो प्रक्रिया है, भूमि अनुदान की, वो सातवाहनों ने शुरू की थी सबसे पहले, आगे भी कंटिन्यू रही। ब्राह्मणों को धार्मिक कार्यों के लिए, चूंकि पर ब्राह्मण पूजा पाठ से संबंधित हैं, वैदिक क्रियाकलापों से संबंधित हैं, और चूंकि गुप्त क्या है, वैश्य है, और अपनी स्थिति को ये सुदृढ़ भी करना चाह रहे हैं। मतलब वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत अगर आप देखिए तो वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन है? ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, और फिर शूद्र। चूंकि गुप्त संभवतः क्या है? वैश्य हैं, तो अपनी स्थिति को ये बेहतर करना चाह रहे हैं, समाज में अपना पदानुक्रम, अपना जो है स्थान ऊंचा कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। इसके लिए आपने देखा कि इन्होंने लिच्छवी राजवंश से वैवाहिक संबंध भी कायम किए, ताकि वो क्षत्रियों का समर्थन प्राप्त कर सकें, ठीक है, राजा की कोटि में आ सकें। दूसरी तरफ इन्होंने ब्राह्मण, चूंकि ब्राह्मण क्या थे? व्याख्याता थे, धर्मों के व्याख्याता हैं, तो ब्राह्मणों को इन्होंने खुश करने के लिए बड़े बड़े अनुदान दिए, खूब धार्मिक अनुदान दिए, समझ रहे हैं। और जब अनुदान दिए तो ब्राह्मणों ने भी इनके प्रति आभार व्यक्त किया, और उन्होंने इनकी तुलना, मतलब गुप्त राजाओं की तुलना देवताओं से करना शुरू कर दिया कि तो बड़े महान पराक्रमी राजा हैं, युगों युगों में ऐसे राजा मिलते हैं, ठीक है। और फिर राजा को रक्षा और पालन करने वाला भगवान विष्णु के रूप में देखा जाने लगा, यानी जनता प्रजा पालक के रूप में राजा को जाना जाने लगा, प्रजा पालक के रूप में राजा को देखा जाने लगा, समझ रहे हैं। और चूंकि विष्णु है तो उनके साथ लक्ष्मी भी जुड़ जाती हैं, लक्ष्मी उनकी पत्नी के रूप में सिक्कों पर अंकित की जाने लगी, ठीक है। तो इस तरीके से राजपद का क्या हुआ? दैवीकरण हो गया, यानी राजा कौन है? कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, यह पृथ्वी पर ईश्वर का परछाई है, यह पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, समझ रहे हैं। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो सम्राट कौन है? व्यवस्था राजतंत्रात्मक है, राजपद वंशानुगत है, गुप्त शासक दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। इसका अर्थ है कि राजा जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर का परछाई है, ठीक है। और राजा के अधीन बहुत छोटे छोटे राजा भी हैं, और यही कारण है कि राजा बड़ी बड़ी उपाधियां ले रहा है, परमेश्वर, परम भट्टारक, हाँ, महाराजा धीराज जैसी उपाधियां ले रहा है। इसका अर्थ है कि राजा के अधीन बहुत सारे छोटे छोटे राजा भी विद्यमान हैं, जो उन्हें कर दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं, उनकी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सैन्य सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि गुप्त राजाओं, चूँकि गुप्त संभवतः वैश्य थे, अपने को राजा की कोटि में आने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों, चूँकि ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में ऊपर थे, तो उन्होंने ब्राह्मणों को खूब अनुदान दिया, और ब्राह्मणों ने भी गुप्त राजाओं के प्रति आभार व्यक्त किया, उनकी तुलना देवी देवताओं से की, उनको
प्रजा का पालक, धर्म का रक्षक के रूप में देखा जाने लगा, यानी भगवान विष्णु से उनकी तुलना की गई, और सिक्कों पर विष्णु के साथ लक्ष्मी को भी अंकित किया जाने लगा जो उनकी पत्नी है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। आगे चले। अब देखिए गुप्त काल के अंतर्गत जो अधिकारी तंत्र हैं, अधिकारी वर्ग, ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य के जो सबसे बड़े अधिकारी होते थे उनको कुमारा मात्य कहते थे। कुमारा मात्य जो होते थे ना, वो गुप्त काल में सबसे बड़े अधिकारी होते थे। ठीक है, उन्हें राजा उनके अपने प्रांत में ही नियुक्त करता था, यानी ये प्रांतों के प्रमुख होते थे। साम्राज्य का प्रमुख कौन हुआ? राजा। प्रांतों का प्रमुख कौन हुआ? कुमारामात्य। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य के एक बड़े अधिकारी के रूप में जो चर्चा मिलती है वो है कुमारामात्य की। राजा यानी सम्राट इन कुमारामात्यों को उनके अपने प्रांतों में ही क्या करता था? नियुक्त करता था। ठीक है, प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति केवल उच्च वर्णों तक सीमित नहीं थी। ठीक है, अब इस बात को समझ लीजिए, केवल उच्च वर्णों तक सीमित नहीं थी ये शब्द। कारण क्या है? कारण केवल एक है कि गुप्त क्या है? संभवतः वैश्य हैं। तो इसलिए इन्होंने प्रशासनिक पदों पर केवल उच्च वर्णों को प्रतिस्थापित नहीं किया, क्षत्रिय ब्राह्मणों को ही नहीं बल्कि वैश्य आदि को भी इन्होंने सम्मान दिया। और यही कारण है कि प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति केवल उच्च वर्णों तक सीमित नहीं रही। समझ रहे हैं? अनेक पदों का जो प्रभार है वो एक ही व्यक्ति के हाथ में सौंपा जाने लगा, पर वंशागत हो गए, जिससे राजकीय नियंत्रण शिथिल हो गया। जैसे अनेक पदों का जो प्रभार है वो एक व्यक्ति के हाथों में आने लगा, पदों को वंशानुगत कर दिया गया। यहाँ पद कर लीजिए, पद वंशानुगत हो गए। और इसका एक जो दुष्प्रभाव देखने को मिला कि केंद्रीय नियंत्रण वो जो है शिथिल हुआ। यानी इस काल के अंतर्गत सत्ता का विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है। ठीक है, एक व्यक्ति को कई तरह के प्रभार दिया जाने लगा, उनके पद वंशानुगत कर दिए गए, पीढ़ी दर पीढ़ी कर दिए गए, और इसका एक स्वाभाविक परिणाम था कि सरकारी नियंत्रण, राजकीय नियंत्रण शिथिल हो गया। ठीक है, तो अधिकारी वर्ग ये क्लियर हुआ। गुप्त साम्राज्य के जो सबसे बड़े अधिकारी थे वो कुमारामात्य कहे जाते थे। ये प्रांतों में नियुक्त होते थे, राजा द्वारा उनके अपने प्रांतों में नियुक्त किए जाते थे, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे प्रांत होते थे उनके अधीन में। प्रशासनिक पदों पर जो नियुक्ति थी वो केवल उच्च वर्ण तक सीमित नहीं रही इस काल में। मतलब चूंकि गुप्त खुद ही वैश्य वर्ण से थे तो अन्य वर्णों को भी स्थान दिया गया, और अनेक पदों का प्रभार एक व्यक्ति के हाथ में सौंपा जाने लगा, और जिसका मतलब एक व्यक्ति के हाथ में प्रभार भी है उसका पद भी वंशानुगत हो गया। इसका एक स्वाभाविक दुष्परिणाम कह लीजिए या स्वाभाविक परिणाम कह लीजिए कि राजकीय नियंत्रण कमजोर हो गया, शिथिल हो गया। ठीक है, तो ये एक इम्पैक्ट है, सत्ता का विकेंद्रीकरण हमें इस काल के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए गुप्त काल के अंतर्गत प्रशासनिक विभाजन। तो साम्राज्य है सबसे, भाई साम्राज्य तो है ही है। साम्राज्य का जो विभाजन है वो प्रांतों में होता था। ठीक है, साम्राज्य का विभाजन किसमें किया गया? प्रांतों में। और प्रांतों के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो है भुक्ति। ठीक है, तो राज्य भुक्तियों में अर्थात प्रांतों में विभाजित है। ये है साम्राज्य। साम्राज्य का विभाजन किसमें है? भुक्ति में। ठीक है, और भुक्ति, प्रांत को भुक्ति कहते थे। ठीक है, और इस भुक्ति में एक अधिकारी होता था जिसे उपरिक कहते थे। मतलब भुक्ति प्रांतों का जो प्रमुख है एक वो उपरिक कहला रहा है,
यानी भुक्ति पर एक उपरीक की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है। कुमारामात्य भी होते थे प्रांतों में। ठीक है। भुक्तियों का विभाजन विषय में किया जाता था। विषय अर्थात जिला, और यहाँ का जो प्रमुख अधिकारी होता था, यानी जिला का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, उसको विषयपति कहते थे। विषयपति। ठीक है। विषय का जो विभाजन है वो वीथियों में होता था। वीथी ये कई ग्रामों के समूह हैं, और ये गांव के समूह है, तहसील की तरह है। मतलब आधुनिक कमिश्नरी कह लीजिए। आधुनिक कमिश्नरी में कई आते हैं ना, कमिश्नरी भी नहीं, इसको तहसील कह लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तहसील की समान है, और इसमें आयुक्तों की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है। और वीथियों का जो विभाजन होता था वो गांव में होता था। ग्राम में, ग्राम का जो प्रमुख है वो ग्रामणी कहलाता था, ग्रामिक कहलाता था, ग्राम प्रशासन का जो प्रमुख है। ठीक है। और वो ग्राम श्रेष्ठों की सहायता से जो है गांव का प्रशासन चलाता था, कामकाज देखता था। तो ये समझ में आई बात। ये साम्राज्य का विभाजन है गुप्त काल में। तो गुप्त काल में जो साम्राज्य है वो साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में होता था, और प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? भुक्ति। ठीक है। हर भुक्ति में एक उपरीक की नियुक्ति होती थी। ठीक है। भुक्ति का जो प्रमुख है उपरीक है, कुमारामात्य है। भुक्तियों का विभाजन विषय में होता था, और विषय जिला कहलाते थे। इसका जो प्रमुख होता था वो विषयपति होता था। ठीक है। विषय जो है, पूर्वी भारत में विषय का विभाजन वीथियों में, और वीथियां ग्रामों में विभाजित थी। ठीक है। वीथी और वीथी ग्राम में विभाजित हैं। ठीक है। गुप्त काल में ग्राम प्रशासन बहुत ही महत्वपूर्ण था। गांव का जो मुखिया था वो ग्राम श्रेष्ठों की सहायता से गांव का कामकाज देखता था। ठीक है। ग्रामिक है, ग्रामणी है। ठीक है। गांव का मुखिया इसका प्रमुख है। ठीक है। और ये जो गांव का मुखिया है वो ग्राम श्रेष्ठों की मदद से गांव का प्रशासन चलाता था, ग्राम श्रेष्ठों की मदद से। ठीक है। गांव और छोटे शहरों के प्रशासन से जो प्रमुख स्थानीय लोग जुड़े होते थे, गांव और छोटे शहरों के जो प्रशासन है उससे स्थानीय लोग भी जुड़े हुए होते थे। अब जैसे देखिए, गांव है ना, तो गांव के प्रशासन में जो गांव का मुखिया है वो ग्राम श्रेष्ठों की मदद ले रहा है, स्थानीय लोगों की मदद से गांव का प्रशासन संचालित कर रहा है। और यही कारण है कि गांव और छोटे शहरों के प्रशासन में स्थानीय तत्वों का भी भूमिका होती थी। स्थानीय तत्व भी जुड़े होते थे, और उनकी अनुमति, यानी उन स्थानीय तत्वों की अनुमति के बिना जमीन की खरीद या बिक्री नहीं हो सकती थी। ये ध्यान रखना। उनकी अनुमति के बिना, मतलब जो वो स्थानीय तत्व हैं उनकी भी अनुमति लेनी होती थी। उनकी अनुमति के बिना जो है जमीन की खरीद या बिक्री नहीं हो सकती थी। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो गुप्त काल में प्रशासनिक विभाजन क्लियर है। साम्राज्य का विभाजन किस में होता था? प्रांतों में। प्रांत को क्या कहते थे? भुक्ति के नाम से जाना जाता था। भुक्ति में जो अधिकारी होता था, सबसे बड़ा अधिकारी, उसे उपरीक कहते थे या कुमारामात्य कहते थे। प्रांतों का विभाजन जिलों में होता था, विषय कहते थे। जिलों को क्या कहते थे? विषय। और विषय में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो विषयपति कहलाता था। विषय का जो विभाजन होता था वो वीथियों में होता था। उसमें कुछ गांवों का समूह है, वीथियों में कुछ गांवों का समूह के बराबर होता है। उसमें जो अधिकारी होता था उसे आयुक्त कहते थे। और वीथियों का विभाजन गांव में होता था। गांव में गांव का मुखिया उसका प्रमुख होता था, लेकिन वो ग्राम श्रेष्ठों, यानी ग्राम के जो वरिष्ठ लोग हैं, ग्राम श्रेष्ठों की मदद से वो गांव का संचालन करता था। गांव का प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि कर व्यवस्था को उगाहना, राज्य तक पहुंचाना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये सब गांव के मुखिया का प्रमुख कार्य था। गांव और जो नगर हैं, छोटे शहर हैं, उनके प्रशासन में स्थानीय तत्वों की भी अपनी भूमिका थी। ठीक है, और उनकी भूमिका इन अर्थों में भी देखी जा सकती है कि जमीन की खरीद हो या जमीन की बिक्री हो, बिना उनकी अनुमति के संभव नहीं होता था। ठीक है, तो ये जो है गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन। ठीक है, आगे चलें नगर प्रशासन की तरफ। ठीक, अगला है आपका गुप्तकालीन नगर प्रशासन। ठीक है, तो नगर प्रशासन में व्यवसायिक संगठनों की भूमिका थी। भाई नगर में कौन रह रहे हैं? नगर में व्यवसाय करने वाले लोग रह रहे हैं, व्यापारी रह रहे हैं, शिल्पी रह रहे हैं, वणिक रह रहे हैं। ठीक है, नगर में रह रहे हैं, तो व्यवसायिक संगठन है, उनके अपने श्रेणियां हैं। ठीक है, तो व्यवसायिक संगठनों की नगर प्रशासन में भूमिका थी। ठीक है, शिल्पी, वणिक, लिपिक नगर के कार्यों के संचालन से जुड़े हुए थे। ठीक है, भूमि का अनुदान हो, भूमि की खरीद हो, बिक्री हो, उनकी सम्मति इस सब में आवश्यक मानी जाती थी। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो नगर में सिंपल सी बात है, कौन लोग रहते हैं? व्यापारी, शिल्पी, वणिक, यही लोग तो नगर में रहेंगे। तो नगर प्रशासन में इनका क्या है? भूमिका है। और केवल प्रशासन तक ही नहीं है, नगर प्रशासन से संबंधित चाहे अनुदान हो या जमीन की खरीद बिक्री हो, इन सब में भी ये जो वर्ण हैं, इनकी जो है नगर में रहने वाले शिल्पी हैं, वणिक हैं, इनकी जो है अनुमति, सम्मति आवश्यक होती थी। ठीक है, अब देखिए जो शिल्पी हैं, इन लोगों का अपना एक संगठन होता था। शिल्पी, वणिक, ये लोग एक संगठन, इनका अपने अपने अलग अलग संगठन होते थे। हमने पढ़ाया है पहले भी श्रेणियों के बारे में, तो श्रेणियां भी होती थी। ठीक है, और श्रेणियां क्या है कि शिल्पियों और वणिकों के अपने अलग अलग क्या है? संगठन है। जैसे मंदसौर और इंदौर के रेशम बुनकरों की अपनी श्रेणियां थी। ठीक है, रेशम बनाने वाले हैं, रेशम बुनकर हैं। चूंकि आप फर्स्ट सेंचुरी एडी में देख रहे थे कि रेशम का डिमांड काफी ज्यादा था रोम में, तो वो उनके जो संगठन हैं, उनकी अपनी श्रेणियां हैं। तो मंदसौर और इंदौर, ठीक है, यहाँ के जो रेशम बुनकर हैं, उनकी अपनी श्रेणियां हैं। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर है, एक जगह है वो यूपी में, यहाँ तेली है, तेलियों की अपनी श्रेणियां थी। तो इस तरीके से ये जो शिल्पी और वणिक हैं, वो अलग अलग श्रेणियों में क्या हैं? संगठित हैं। रेशम बुनकरों की अलग श्रेणियां हैं, तेलियों की अलग श्रेणियां हैं। ठीक है, श्रेणी जो होते थे, श्रेणियां अपने सदस्यों के मामलों को देखती थी। ठीक है, अपने उनके कानून होते थे, सिक्के ढालते थे, बैंकिंग का काम करती थी। समझ रहे हैं? तो श्रेणियां अपने सदस्यों के मामले को देखती थी और श्रेणी के नियम, कानून और परंपरा का उल्लंघन करने वालों को सजा दे सकती थी। ठीक है, यानी अगर कोई भी व्यक्ति जो श्रेणी का सदस्य है, वो श्रेणी के नियम, कानूनों का उल्लंघन करता पाया जाएगा, तो उनके संदर्भ में ये न्याय का भी कार्य करती थी, उन्हें दंड भी दे सकती थी। तो ये क्लियर है नगर का प्रशासन। नगर के प्रशासन में नगर में रहने वाले शिल्पी, वणिक, व्यापारी, समझ रहे हैं, इन सब की अपनी भूमिका होती थी। नगर में अनुदान हो, जमीन की खरीद या बिक्री हो, उसके लिए इनकी सम्मति क्या है? आवश्यक होती थी। समझ रहे हैं? शिल्पी या वणिक जो हैं, वो श्रेणियों में संगठित होते थे। रेशम बुनकरों की अलग श्रेणियां हैं, तेलियों की अलग श्रेणियां हैं। मंदसौर और इंदौर में रेशम बुनकरों की अपनी श्रेणियां हैं। बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में तेलियों की अपनी श्रेणियां हैं। इन श्रेणियों के अपने नियम हैं, कानून हैं, अपनी व्यवस्थाएं हैं, और अगर कोई इस श्रेणी का सदस्य इन नियम कानून का उल्लंघन करता है, तो इस श्रेणियां न्याय का भी कार्य करती थी, उनको सजा भी दे सकती थी।
ठीक है, तो ये बात क्लियर है गुप्त काल के अंतर्गत जो नगर प्रशासन का स्वरूप है। आगे चलें। अब है सैन्य प्रशासन। तो राजा निश्चित रूप से एक अस्थाई सेना रखता रहा होगा, ठीक है, लेकिन चूंकि राजा के अधीन भी बहुत छोटे छोटे राजा हैं और उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वो क्या करें, युद्ध में राजा का सहयोग करें, तो उनकी भी अपनी सेनाएं होती थी। ठीक है भाई, अगर कोई क्षेत्र है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण के शासकों को पराजित किया तो उनके पास भी तो सेना रही होगी, उनके वो भी तो एक क्षेत्र के राजा हैं, वो सारी चीजें उनके पास होंगी जो मुख्य राजा के पास हैं। मुख्य राजा के पास थोड़े बड़े स्तर पर है, छोटे राजा के पास छोटे स्तर पर है। मुख्य राजा के पास 10 लाख की सेना है तो उनके पास 10,000 की सेना है, सेना तो है ही है ना। तो एक तो सेना है मुख्य राजा की, दूसरी सेना है सामंतों की, और आवश्यकता पड़ने पर सामंत मुख्य राजा को सैन्य सहयोग भी देता था। जो भी अधीन है, अधीनता स्वीकार किया है, वो हर तरीके से कर के रूप में भी कर भी दे रहा है, उपहार भी दे रहा है, सैन्य सहायता भी दे रहा है, वैवाहिक संबंध भी हो रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से हर तरीके से वो राजा की मदद कर रहा है। ठीक है, तो राजा अस्थाई सेना रखता था अपने सुरक्षा के लिए, अपने नगर के जहां वो रह रहा है वहां की सुरक्षा के लिए एक अस्थाई सेना उसके पास होती थी। लेकिन उसके अधीन जो राजा हैं, जिन्हें हम सामंत कह रहे हैं, उनके पास भी अपनी सेना होती थी। तो सामंतों द्वारा समय समय पर प्रदत्त सेनाएं उसकी पूरक होती थी। ठीक है, मतलब सामंत द्वारा समय समय पर राजा को सेना आदि भी उपलब्ध कराई जाती थी, उनको प्रदत्त किया जाता था। ठीक है, तो एक पूरक सेना भी उनके पास होती थी। हालांकि हम देखेंगे कि इसके अपने एक ड्रॉबैक हैं, है? कि सामंत की सेना और राजा की सेना के बीच में तालमेल, चूंकि प्रशिक्षण एक तरीके का नहीं किया गया था। दूसरी बात, जो सामंत की सेना है वो अपने सामंत के प्रति ज्यादा उत्तरदायी है, राजा की सेना राजा के प्रति उत्तरदायी है। तो युद्ध भूमि में तालमेल नहीं बैठ पाता था। यही कारण है कि हूणों के आक्रमण के आगे गुप्त जो है राजा क्या हो गए, घुटने टेक दिए। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ने थोड़ा बहुत प्रतिरोध किया, लेकिन आगे के जो गुप्त शासक हुए, जो निर्बल उत्तराधिकारी हुए, वो धराशाही हो गए। ठीक है, खैर वो आगे हम देखेंगे। तो अभी केवल 2 बात समझिए कि एक राजा की सेना है, सेना चतुरंगिणी है, सेना में पैदल सैनिक हैं, हाथी है, घोड़ा, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। ठीक है, बचपन में तो सुनते रहे होंगे आप लोग। तो हाथी है, घोड़ा है, पैदल है, धनुर्धर हैं, तलवारबाज हैं, तो सेना का स्वरूप है। सेम इसी तरीके से सामंतों की भी सेना है। तो आवश्यकता पड़ने पर सामंतों द्वारा राजा को सैनिक सहयोग भी दिया जाता था। तो राजा की सेना के साथ साथ सामंतों की भी सेना होती थी, वो पूरक का काम करती थी। यहां तक क्लियर है। सेना में घुड़सवारों की महत्ता बढ़ गई। भाई देखिए, घुड़सवारी सेना, घोड़े, उससे सेना में गतिशीलता आई। घोड़े पर बैठ के युद्ध करना, तलवार बर्छे चलाना, मतलब घोड़ों के प्रयोग से सेना में गतिशीलता आई। ठीक है, तो घुड़सवारी सेना का महत्व ज्यादा था। तो क्लियर है सैन्य प्रशासन। अब देखिए गुप्त काल में राजस्व प्रशासन। ये जितनी भी व्यवस्था आप देख रहे हैं, चाहे वो राजा हो, चाहे वो सैनिक, उसकी सुरक्षा के लिए सैनिक हो, चाहे जितनी भी आडंबर हैं, राजमहल है, स्थापत्य है, कला है, जितनी भी चीजें हैं, उस सब का आधार क्या होता था, कर। और सुरक्षा के बदले राजा अपने अधीनस्थ लोगों से कर प्राप्त करने का अधिकारी होता था। साम्राज्य के अंतर्गत जो किसान हैं, साम्राज्य के अंतर्गत जो व्यापारी हैं, उन सब से राजा क्या करता था, कर प्राप्त करता था।
अधीनस्थ सामंत हैं, सामंतों से भी कर प्राप्त करता था। वो सामंत कर कहाँ से लाते थे? अपने क्षेत्र के किसानों से। तो भू राजस्व ही आमदनी का मुख्य स्रोत था राजा की। राजा की आमदनी का जो मुख्य स्रोत है वो है भू राजस्व। ठीक है। तो गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ी। आवश्यकता बढ़ेगी तो करों की संख्या भी बढ़ेगी, किंतु वाणिज्य करों की संख्या घटी। अब एक बात यहां से समझिएगा, चूंकि लायबिलिटी वही है, सेना को वेतन देना है, अधिकारियों के खर्चे देने हैं, साम्राज्य के अपने खर्चे हैं, ठीक है, बहुत सारी खर्चे हैं। उन खर्चों की पूर्ति कहां से की जानी है? कर के माध्यम से की जानी है। तो भूमि अनुदान की प्रथा चल रही है। ठीक है। सातवाहनों ने जो भूमि अनुदान की प्रथा प्रारंभ की वो कंटिन्यू है। एक बड़े क्षेत्र को वेतन के रूप में दिया जा रहा है, तो वहां से कर की प्राप्ति भी तो हो रही है ना। अब भाई मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, उसे भूमि अनुदान प्राप्त हुआ, ठीक है, तो वो व्यक्ति उस पर खेती थोड़ी ना करेगा अकेले। खेत जमीन उसका स्वामित्व तो है उस पर, लेकिन उस पे जो कृषि कार्य है वो सामूहिक कार्य का परिणाम होगा। उस पे किसान खेती करेंगे और लोग मिलके खेती करेंगे। ठीक है। और उपज का एक निश्चित अंश कौन निर्धारित करेगा? राजा लेगा। समझ रहे हैं? तो कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, अनुदानों के माध्यम से एक बड़ा क्षेत्र दिया जा रहा है, एक बड़ा क्षेत्र आबाद किया जा रहा है, कृषि क्षेत्र के रूप में एक बड़ा क्षेत्र आबाद हो रहा है। ठीक है। अब उस पे राजा टैक्स प्राप्त कर रहा है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वाणिज्य यानी व्यापार करों में गिरावट आई, घटी, व्यापार करों की संख्या घटी। तो अब व्यापार करों की संख्या क्यों घटी? क्योंकि ये वही काल है, ठीक है, जब आप देखेंगे कि वाणिज्य व्यापार में गिरावट भी आएगी। भारत का रोम के साथ व्यापारिक संबंध टूटेगा, चूंकि रोमवासियों ने रेशम बनाने की जो कला है वो चीन वासियों से सीख ली, चीनियों से सीख ली। जब रोम खुद रेशम बनाने की कला सीख लिए, उसका उत्पादन अपने देश में करने लगे, तो वो भारत से रेशम का आयात क्यों करेंगे? क्यों भारत से मंगाएंगे? तो भारत में रेशमी वस्त्रों की डिमांड घटी, और जब डिमांड घटी तो उससे संबंधित जो लोग हैं, उससे संबंधित जुड़े हुए जो लोग हैं, वो क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। सीधी सी बात है। आज भारत में मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है, एप्पल का मोबाइल है, एप्पल के मोबाइल की डिमांड है, समझ रहे हैं? तो उसकी प्राइस है, प्राइस, डिमांड और सप्लाई, आप लोग तो पढ़ते होंगे इकोनॉमिक्स में। तो डिमांड अधिक होगी, सप्लाई अधिक होगी, प्राइस ज्यादा होगी। समझ रहे हैं? तो अब जो है डिमांड कम हो गई, सप्लाई कम हो गई, आमदनी कम हो गई। सीधी सी बात है। तो रेशम का डिमांड कम हो गया। तो यही कारण है कि वाणिज्य व्यापार में गिरावट आई, विदेशी व्यापार में गिरावट आई, जिससे कि वाणिज्य करों में क्या आई? गिरावट आई। ठीक है। तो ये जो है आप संख्या ये समझ सकते हैं कि वाणिज्य करों की संख्या घटी, कृषि करों की संख्या बढ़ी। उसका कारण है कि भूमि अनुदान की प्रथा अनवरत जारी है। एक बड़े क्षेत्र में जो है भूमि अनुदान दी जा रही है। अभी जो है हम पढ़ेंगे, सामंतवाद भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो देखेंगे कि किस तरीके से भूमि अनुदान अलग अलग समय पर अलग अलग उसमें जो है क्या क्या चीजें रही। ठीक है। उपज का चौथे भाग से लेकर छठा भाग, मतलब 1/6 टैक्स के रूप में लिया जाता था, कर के रूप में लिया जाता था। मतलब एग्रीकल्चर टैक्स जो है, भू राजस्व जिसे कहते हैं, भू राजस्व, वो 1/4 से 1/6 के बीच में था। स्टैंडर्ड रूप में आप कह सकते हैं कि 1/6 लिया जाता था। ठीक है। इसके अतिरिक्त जब भी राजकीय
सेना गांव से गुजरती थी तो राजकीय सेना की जो आवश्यकता है जैसे भोजन आदि उसे खिलाना पिलाना वो स्थानीय प्रजा का क्या होता था, कर्तव्य होता था, कर्तव्य माना जाता था। मतलब खेती उपज उपज का एक निश्चित अंश राजा प्राप्त कर रहा है, 1/6 1/4 से 1/6 के बीच में वेरी कर रहा है, ठीक है। तो 1/6 तो वो प्राप्त कर रहा है। लेकिन दूसरी बात है कि जब राजकीय सेना गांव से गुजरती थी तो उस राजकीय सेना से जो खर्च हैं, खाने पीने आदि की जो व्यवस्था है वो स्थानीय लोगों द्वारा, उस गांव के लोगों द्वारा ही पूरी की जाती थी, ठीक है। ग्रामवासियों से सरकारी सेना और अधिकारियों की सेवा के लिए बेगार भी कराया जाता था और बेगार के लिए जो प्रयुक्त शब्द है विष्टि, ठीक है। विष्टि, विष्टि का अर्थ है बेगार। ग्रामवासियों से बेगार कराया जाता था और बेगार को विष्टि कहते थे, ठीक है। चाहे वो सरकारी सेना हो, अधिकारी हो, इनकी सेवा के लिए और भी कार्यों के लिए बेगार कराया जाता था। बेगार को विष्टि कहा जाता था, ठीक है। मतलब बेगार का अर्थ है कि श्रम कराकर उसका पारिश्रमिक न देना, ठीक है, वही बेगार है। तो ग्रामवासियों से या किसानों से, गरीबों से बेगार भी लिया जाता था। बेगार के लिए जो शब्द प्रयुक्त है वो है विष्टि, ठीक है। तो राजस्व प्रशासन क्लियर है। तो राजस्व प्रशासन, ठीक है। आय का मुख्य स्रोत क्या है? भू राजस्व, ठीक है। और गुप्त काल में भूमि करों की संख्या में वृद्धि जबकि वाणिज्य करों की संख्या में कमी देखी गई। इसका सीधा सा मतलब है कि वाणिज्य व्यापार में गिरावट का काल है, समझ रहे हैं। और जो भू राजस्व है वो 1/6 लिया जाता था, उससे सैन्य आवश्यकताएं और भी जो जरूरी खर्चे हैं वो पूरे किए जाते थे। जब भी गांव से सेनाएं गुजरती थी तो गांव का दायित्व था कि उस सेना के भरण पोषण, मतलब खिलाने पिलाने आदि का काम करें, ठीक है। और गांव वासियों से विष्ट या बेकार भी लिया जा सकता था, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। आगे चलें। अब देखिए न्याय प्रशासन, गुप्त काल में न्याय प्रशासन। तो गुप्त काल में जो न्याय पद्धति है इसका बहुत विकास हुआ, ठीक है। तो न्याय पद्धति अधिक विकसित हुई, अधिक विकसित थी। मतलब न्याय पद्धति का काफी विकास हुआ कहने का आशय, ठीक है। अनेक, इस काल के अंतर्गत जो है अनेक विधि ग्रंथ वो संकलित किए गए, ठीक है। तो इस काल में अनेक विधि ग्रंथ संकलित किए गए। पहली बार दीवानी और फौजदारी, पहली बार दीवानी और फौजदारी कानूनों को इन्हें परिभाषित किया गया और इन्हें पृथकीकृत किया गया, अलग किया गया, परिभाषित और पृथक्कृत किया गया, ठीक है। दीवानी और फौजदारी, इसका अर्थ समझते हैं आप लोग। दीवानी मतलब अगर उदाहरण देखें तो भूमि संबंधी विवाद, भूमि संबंधी विवाद ये सब दीवानी कानून के में आते हैं, अंतर्गत आते हैं। फौजदारी लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, आपस में मारपीट करना, ये सब फौजदारी कानून के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो पहली बार दीवानी और फौजदारी इन कानूनों को परिभाषित किया गया और परिभाषित करने के साथ ही साथ इनको पृथक्कृत भी किया गया, अलग भी किया गया एक दूसरे से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि गुप्त काल में ही दीवानी और फौजदारी जो कानून है उन्हें परिभाषित करने के साथ ही पृथक्कृत भी किया गया, ठीक है। चोरी और व्यभिचार, ठीक है, ये फौजदारी कानून में रखे गए जबकि संपत्ति संबंधी विवाद दीवानी कानून में रखे गए, ठीक है। मतलब लड़ाई झगड़ा तो है ही है फौजदारी में, चोरी और व्यभिचार को भी फौजदारी के अंतर्गत रखा गया, ठीक है।
चोरी और व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब समझ ही ना। तो चोरी और व्यभिचार जैसे मामलों को भी फौजदारी के अंतर्गत रखा गया, और जबकि संपत्ति संबंधी विवाद जो थे उनको दीवानी कानून के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उत्तराधिकार के संदर्भ में विस्तृत नियम बनाए गए। ठीक है, उत्तराधिकार यानी संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा, क्या होगा, किसको कितना मिलेगा, बड़ा भाई कितना, छोटा भाई के कैसे, जो भी है। तो उत्तराधिकार के संदर्भ में गुप्त काल में विस्तृत नियम बनाए गए। ठीक है, नियम कानून बनाए रखना ये राजा का अपना कर्तव्य होता था, यानी साम्राज्य के अंतर्गत नियम कानून बनाए रखना ये राजा का कर्तव्य था। राजा न्याय करता था और न्याय में वह ब्राह्मण पुरोहितों की सहायता लेता था। ठीक है, तो नियम कानूनों को बनाए रखना राजा का कर्तव्य था। न्याय, मुख्य न्यायाधीश राजा होता था और उसमें वह ब्राह्मण पुरोहितों की सहायता लेता था। श्रेणियों के संदर्भ में उनके अपने नियम लागू होते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो न्याय प्रशासन क्लियर है। न्याय प्रशासन सबसे अधिक विकसित हुई। न्याय पद्धति, गुप्त काल में न्याय पद्धति सबसे अधिक विकसित थी। अनेक विधि ग्रंथ इस काल के अंतर्गत संकलित किए गए। पहली बार दीवानी और फौजदारी कानूनों को परिभाषित किया गया, उन्हें पृथक्कृत किया गया। चोरी, व्यभिचार जैसे मामलों को फौजदारी के अंतर्गत रखा गया, जबकि संपत्ति संबंधी विवाद को दीवानी कानून के अंतर्गत रखा गया। उत्तराधिकार के संदर्भ में विस्तृत नियम बनाए गए। ठीक है, नियम कानून को बनाए रखना ये राजा का कर्तव्य होता था। न्याय का जो सबसे बड़ा अधिकारी था, जो सबसे बड़ा न्यायाधीश था, वो राजा होता था। राजा ब्राह्मण पुरोहितों की सहायता लेता था न्याय करने में। श्रेणियों के संदर्भ में ध्यान रखिएगा कि उनके अपने नियम, उनके अपने कानून लागू होते थे। श्रेणियां मतलब कि शिल्प और वाणिज्य वणिकों का जो संगठन है, ठीक है, उनके संदर्भ में उनके अपने नियम, अपने कानून लागू होते थे। तो यहां तक क्लियर है। आगे चलें। अब देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें गुप्त प्रशासन से। देखिए, यहां पे मैंने नोट करके दिया है कि साम्राज्य का अधिकतर भाग सामंतों या मंडलेश्वरों के अधीन था। देखिए, इसके अधीन बहुत सारे शासक हैं, राजा के अधीन। ठीक है, बहुत सारे शासक हैं। तो यही कहने का अर्थ है कि साम्राज्य के का एक बड़ा भाग किसके अधीन है? सामंतों के। और इन सामंतों के लिए मंडलेश्वर शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। मंडलेश्वर, ठीक है, मंडलेश्वर। ठीक है, यानी साम्राज्य का एक बड़ा भाग किसके अधीन हुआ करता था? सामंतों के। स्वाभाविक सी बात है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है। स्थानीय मतलब उत्तर भारत के, जैसे समुद्रगुप्त के अभियानों को ही आप देख लें तो उत्तर भारत के संदर्भ में तो उसने प्रत्यक्ष विलय विस्तार की नीति अपनाई, उनको सीधे अपने राज्य के अंतर्गत मिला लिया, शामिल कर लिया। लेकिन दक्षिण भारत के राजाओं को अधीनस्थ बनाकर छोड़ दिया। ठीक है, तो एक बड़ा क्षेत्र किसके अधीन है? सामंतों या मंडलेश्वरों के अधीन है। ठीक है, अब सामंतों के अधीन थी तो सामंतों के प्रति कुछ उत्तरदायित्व तो निर्धारित किए गए होंगे। ठीक है, तो इनकी 3 जिम्मेदारियां थी। क्या? कि वे सम्राट के दरबार में स्वयं उपस्थित होकर सम्मान निवेदन करते। ठीक है, यानी सम्राट के दरबार में स्वयं उपस्थित हों, राजा का सम्मान करें और अपने पद के लिए निवेदन करें। ठीक है, तो राजा के सम्मुख उपस्थित हों, दरबार में स्वयं उपस्थित हों, नजराना चढ़ाएं, कर देते रहें, विवाहार्थ अपनी पुत्री समर्पित करते थे। ठीक है, तो ये 3 दायित्व जो है, जिम्मेवारियां सामंतों को के ऊपर थी। ठीक है, एक कि वो राज दरबार में स्वयं उपस्थित हों और अपने पद के लिए निवेदन करें, राजा का सम्मान करते हुए अपने पद के लिए निवेदन करें, नजराना दें, कर दें और
विवाहार्थ मतलब अपनी पुत्री के विवाहार्थ राजा से विवाह के लिए भी विवाह करें, ठीक है। इसके बदले उन्हें उनके अपने क्षेत्र का अधिकार का शासन पत्र या सनद प्राप्त होता था, ठीक है, कि ठीक है आप जो है अगर ऐसा करते हैं तो आप अपने क्षेत्र पर अपना जो है शासन करते रहिए, ठीक है। गरुड़ छाप वाली राजकीय मुहर जिन शासन पत्रों पर है वे सामंतों के जारी किए गए प्रतीत होते हैं, ठीक है। गरुड़ क्या है? गुप्त साम्राज्य का राजकीय चिन्ह है, गुप्त राज्य का राजकीय चिन्ह है गरुड़, ठीक है। तो गरुड़ छाप वाली जो मुहर है वो निश्चित रूप से जिन शासन पत्रों पर है वे सामंतों के जारी किए गए प्रतीत होते हैं, ठीक है, सामंतों को जारी किए गए प्रतीत होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। यहां तक क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है, आगे चलें। अब देखिए आर्थिक स्थिति। फाहियान के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि मैंने पढ़ाया भी, बताया भी था पिछली क्लास में कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में एक चीनी यात्री है फाहियान, जो कि आता है, भारत आता है। उसका उद्देश्य है बौद्ध धर्मों का अन्वेषण करना, बौद्ध धर्मों के बारे में जानकारी एकत्रित करना, अध्ययन करना, ठीक है। और फिर उसने काईफोकी नामक एक ग्रंथ लिखा था जिसमें भारत के बारे में बहुत कुछ हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो फाहियान कहता है कि मगध जो राजधानी क्षेत्र है मगध, ये धनवानों से भरा है, मतलब मगध संपन्न नगर है, धनी लोग बौद्ध धर्म का संपोषण करते हैं और दान देते हैं। चूंकि ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो इसकी नजर जो है बौद्ध धर्म के प्रति ज्यादा झुकी हुई लगती है, ठीक है। तो ये कहता है कि धनी लोग बौद्ध धर्म को दान देते हैं, बौद्ध धर्म का संपोषण करते हैं, ठीक है। तो मगध क्या है? धनवानों का राज है, धनवानों का जगह है, वहाँ धनवान लोग रहते हैं, धनवानों से भरा है। और जो धनी व्यक्ति हैं वो बौद्ध धर्म का क्या कर रहे हैं? संपोषण कर रहे हैं, यानी बौद्ध धर्म को तरह तरह के दान दे रहे हैं, बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। प्राचीन भारत में गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने जारी की थी? इंडो ग्रीक शासकों ने। मैंने पहले भी बताया हिंद यूनानी शासकों द्वारा सबसे पहले सोने की मुद्रा जारी की गई। इसके बाद कुषाणों ने भारी मात्रा में सोने की मुद्रा जारी की, लेकिन प्राचीन भारत में सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों ने जारी की। और इनकी जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो दिनार कहलाती थी, ठीक है। यानी गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा होती थी, सोने की मुद्रा, उसे क्या कहते थे? दिनार, दिनार, ठीक है। यहां तक क्लियर है? हिंद यूनानी शासकों ने सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया, कुषाण शासकों ने भारी संख्या में सोने का सिक्का चलाया, लेकिन प्राचीन भारत में सबसे अधिक जो सोने का सिक्का है वो किसने चलाया? गुप्त शासकों ने। अब देखिए कुषाण शासक और गुप्त शासक, इनके सोने के सिक्कों में जो है क्वालिटी को लेके अंतर आप पाएंगे। कुषाणों के सोने के सिक्के ज्यादा क्वालिटी अच्छे हैं इनकी तुलना में। बाद में देखेंगे आप कि गुप्त काल के जो सोने के सिक्के हैं ना, उसमें मिलावट भी होने लगता है, और ये मिलावट गिरती अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है, यानी वाणिज्य व्यापार के पतन या वाणिज्य व्यापार के ह्रास की स्थिति को बता रहा है। तो क्लियर है ये? एक चीज ध्यान रखना आप, गुप्तों ने चांदी के भी सिक्के चलाए थे, ठीक है। तो कहा जाता है कि गुजरात विजय के पश्चात गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए, और चांदी के सिक्के स्थानीय लेन देन में चलते थे, ठीक है। क्लियर? यानी गुप्तों ने
चांदी के भी सिक्के चलाए और गुजरात विजय के पश्चात बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के गुप्तों द्वारा जारी किए गए। चांदी के जो सिक्के हैं उसका जो प्रयोग होता था वो स्थानीय लेन देन में किया जाता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तांबे के सिक्के, गुप्तों ने तांबे के भी सिक्के चलाए हैं, लेकिन तांबे के सिक्के बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के प्राचीन भारत में गुप्तों ने चलाए। गुजरात विजय के पश्चात इन्होंने चांदी के भी सिक्के चलाए जो स्थानीय लेन देन के काम में आते थे। तांबे के सिक्के बहुत कम मिलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, गुप्त काल तांबे के सिक्के बहुत कम मिलते हैं। पूर्व काल की तुलना में व्यापार वाणिज्य में ह्रास हुआ था। ये गुप्त काल में, इसको पूरा लिख लीजिए। गुप्त काल में पूर्व काल की तुलना में वाणिज्य व्यापार का ह्रास या पतन या कमी हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। यानी गुप्त काल में पूर्व काल की तुलना में वाणिज्य व्यापार में ह्रास हुआ था, कमी आई थी, पतन हुआ था। ठीक है, दरअसल ये कमी क्यों आई थी? तो हमने बताया कि रोमन व्यापार प्रभावित हुआ, विदेशी व्यापार प्रभावित हुए, आंतरिक रूप से सामंतों की उपस्थिति देख रहे हैं, सामंती संरचना, सामंती ढांचे का विकास हो रहा है। तो इससे एक जो है बंद अर्थव्यवस्था का विकास होने लगा और वाणिज्य व्यापार में कमी आई। ठीक है, 550 ईस्वी के आसपास पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोगों ने चीनियों से रेशम बनाने की कला सीख ली। इससे भारत के निर्यात पर बुरा असर पड़ा। ठीक है, यानी विदेशी संपर्क भारत का अब टूट गया। 550 ईस्वी के आसपास जब रोमन वासियों ने रेशम बनाने की कला सीख ली, ठीक है, किससे सीखी? चीनियों से। जब चीनियों से रेशम बनाने की कला सीख ली तो उनका जो है भारतीयों से रेशम जो आता था वो प्रभावित हो गया, तो भारतीय व्यापार पर बुरा असर पड़ा। भारत का व्यापार प्रभावित हो गया, कम हो गया, गिर गया। और इसका परिणाम था कि मुद्रा अर्थव्यवस्था में गिरावट आई, सोने के सिक्कों में मिलावट होने लगी, भूमि अनुदान के चलते सामंती संरचना का विकास हो रहा है, बंद अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, स्थानीय वस्तुओं से संबंधित उत्पादन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस सब से जो है पूर्व काल की तुलना में वाणिज्य व्यापार में हमें इस काल के अंतर्गत कमी दिखाई देती है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति को एक बार फिर से देख लीजिए। फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत में आया था, एक चीनी यात्री है। वो कहता है कि मगध जो नगर है वो धनवानों से भरा था और धनी लोग बौद्ध धर्म का संपोषण करते थे, यानी बौद्ध धर्म को प्रश्रय देते थे। ठीक है, प्राचीन भारत में गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, ये ध्यान रखिएगा। और जो स्वर्ण मुद्राएं थी, गुप्तों की स्वर्ण मुद्राओं को दिनार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं इंडो ग्रीक शासकों ने जारी की, कुषाणों ने भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, लेकिन सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की हैं। ठीक है, और गुप्तों की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं उनको दिनार के नाम से जाना जाता है। गुजरात विजय के पश्चात, मतलब गुजरात की विजय के पश्चात गुप्तों ने भारी संख्या में चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के स्थानीय लेन देन में प्रयुक्त होते थे। ठीक है, तांबे के सिक्के बहुत कम मिलते हैं, गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, पूर्व काल की तुलना में गुप्त काल के अंतर्गत वाणिज्य व्यापार में कमी देखी गई, वाणिज्य व्यापार में ह्रास देखा गया। इसका प्रमुख कारण था कि 550 ईस्वी के आसपास भारत और रोम का जो व्यापार था वो बाधित हुआ। रोमवासी रेशम बनाने की जो कला थी वो चीनियों से सीख लिए, जिससे कि भारत का निर्यात प्रभावित हुआ। भारत का जो रेशम निर्यात होता था रोम को, उस पर बुरा असर पड़ा और इसका कारण था कि भारत का विदेशी व्यापार गिरा।
इस विदेशी व्यापार के कम होने से मुद्रा अर्थव्यवस्था का भी में गिरावट आई। यही कारण है कि उत्तरवर्ती गुप्त काल के अंतर्गत हम सोने के सिक्कों में मिलावट भी पाते हैं। समझ रहे हैं? जो गिरती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। सामंतों की संख्या, चूंकि एक बड़ा क्षेत्र सामंतों के अधीन है, तो सामंतों की संख्या अधिक होने के कारण अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव देखा गया और सामंती अर्थव्यवस्था यानी बंद अर्थव्यवस्था का विकास होता है। यहां तक क्लियर है? आगे चलें। नेक्स्ट, सामाजिक स्थिति यानी गुप्त काल के अंतर्गत सामाजिक स्थिति। तो सामाजिक स्थिति में पहली बात कि समाज का स्वरूप क्या है। चूंकि 4 वर्ण हम देख रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल से ही चले आ रहे हैं, तो समाज वर्ण विभाजित है। ठीक है, तो समाज में वर्ण विभाजन मौजूद है। ठीक है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये समाज में क्या है? मौजूद हैं। साथ ही इनके साथ साथ कुछ अस्पृश्य जातियां भी आ रही हैं। ठीक है, अस्पृश्य जातियां। और चूंकि मौर्योत्तर काल के अंतर्गत हमने देखा कि बहुत सारी जनजातियों का भारतीय समाज में आत्मसातीकरण हो रहा है, बहुत सारी विदेशी तत्वों का भारतीय समाज में आत्मसातीकरण हो रहा है, तो इससे वर्ण संकरता में भी वृद्धि देखी जा रही है। ठीक है, तो समाज में वर्ण विभाजन मौजूद है। ठीक है, ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर ग्राम अनुदान मिला। ठीक है, फलस्वरूप ब्राह्मणों ने खूब धन संचय किया, और जब धन संचय किया तो उनके विशेषाधिकार भी बढ़े, जिसका उल्लेख 5वीं सदी में रचित नारद स्मृति में है। ठीक है, यानी 5वीं सदी के नारद स्मृति में ब्राह्मणों के संदर्भ में जो विशेषाधिकार हैं उनकी बात की गई है। ठीक है, चूंकि अब गुप्त संभवतः वैसे हैं, तो उन्होंने ब्राह्मणों को अनुदान दिया, तो ब्राह्मणों ने भी उनके प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी तुलना देवताओं से की। ठीक है, उन्हें प्रजा का रक्षक पालन करने वाला विष्णु कहा, और फिर उनके सिक्कों पर विष्णु के साथ सीता भी जुड़ गई। ठीक है, तो इस तरीके से ब्राह्मणों के जो वर्चस्व है उसमें वृद्धि देखी जा सकती है। ठीक है, इस काल की एक महत्वपूर्ण जो बात है, सामाजिक बात है, वह है कि वर्ण अनगिनत जातियों एवं उपजातियों में बट गए, यानी जातियों से उपजातियों का विकास भी होने लगा। जातियों से उपजातियों, इस बात को समझ लीजिए। दरअसल समाज में क्या है? वर्ण व्यवस्था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। ठीक, लेकिन हम देख रहे हैं कि भूमि अनुदान की प्रथा अनवरत जारी है, और इस प्रथा के अंतर्गत क्या हो रहा है? कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। कृषि क्षेत्र का विस्तार, और अब भारतीय समाज में बहुत सी जनजातीय तत्वों का भी आत्मसातीकरण होना शुरू हो गया। तो जो जनजाति हैं वो किसमें? कृषक के रूप में तब्दील हो रहे हैं, और ये जो है भारतीय समाज में शामिल हो रहे हैं। तो यही कारण है कि भारत के अंतर्गत जाति व्यवस्था का विकास हो रहा है, जाति से उपजातियों का भी विकास इस काल में देखा जाना लगा। तो जब इनका भारतीय समाज का विस्तार हो रहा है तो वर्ण संकरता की स्थिति आएगी, बहुत सारी स्थिति आएगी। ठीक है, तो इससे भारतीय समाज में जातियों से उपजातियों का विकास आप इस काल के अंतर्गत देख सकते हैं। ठीक है, इस काल में शूद्रों की स्थिति सुधरी। ठीक है, शूद्रों की स्थिति क्यों सुधरी? क्योंकि कृषि का महत्व बढ़ रहा है। ठीक है, और शूद्रों को जो है कृषि कार्य में शूद्र लग रहे हैं। शूद्र अब ये कृषि कार्य करने लगे, क्योंकि
कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, और जब ये कृषि कार्य से जुड़ रहे हैं तो इनकी आर्थिक स्थिति क्या हो रही है? बेहतर हो रही है। तो इनकी जो आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो सामाजिक स्थिति भी क्या होगी? बेहतर होगी। सीधी सी बात है, सामाजिक स्थिति भी सुधरेगी। तो शूद्रों की जो है स्थिति में सुधार देखने को हमें इस काल के अंतर्गत मिला। ठीक है, और अब इन्हें जो है कहा गया कि रामायण, महाभारत, पुराण सुनने का अधिकार मिला। ठीक है, साथ ही कृष्ण की पूजा भी कर सकते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा भी कर सकते हैं। इस काल में अछूतों, ठीक है, विशेषकर चांडालों की संख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, चांडाल जो है अस्पृश्य माने जाते थे और इनकी संख्या में वृद्धि हुई। फाहियान ने लिखा कि चांडाल गांव के बाहर बसते थे। ठीक है, चांडाल का जो निवास होता था वो गांव के बाहर होते थे, मांस का व्यवसाय करते थे। ठीक है, मांस का व्यवसाय करते थे, और जब कभी वे नगर में प्रवेश करते थे तो उच्च वर्ग के लोग या उच्च वर्ण के लोग उनसे दूर रहते थे, क्योंकि वे मानते थे कि चांडालों के स्पर्श से वो कहीं अपवित्र, सड़क जो है अपवित्र हो जाती है। ठीक है, तो चांडाल ये जो है अस्पृश्य हैं, इनकी संख्या में वृद्धि हुई। फाहियान जो कि गुप्त काल में आता है, उसने लिखा है चांडालों के बारे में कि ये जो है नगर के बाहर रहते हैं, गांव के बाहर रहते हैं, मांस का व्यवसाय करते हैं। ठीक है, और जब कभी वे नगर के में प्रवेश करते हैं तो उच्च वर्ण के लोग या उच्च वर्ग के लोग उनसे दूर रहते हैं, क्योंकि वे मानते थे कि चांडालों के स्पर्श से सड़क क्या हो गई है? अपवित्र हो गई है, और उनकी छाया मात्र से वो भी क्या हो जाएंगे? अपवित्र हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से समाज में वर्ण व्यवस्था विद्यमान है, समाज में सामाजिक जटिलता बढ़ती जा रही है, जाति से उपजातियों का विकास हो रहा है, अस्पृश्यों की संख्या में वृद्धि हो रही है, ब्राह्मणों की स्थिति मजबूत हो रही है। ठीक है, क्योंकि ग्राम अनुदान से उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही है, और फिर गुप्त वैश्य हैं, और वो चूंकि क्षत्रिय वर्ण में आना चाह रहे हैं तो ब्राह्मणों को खूब उन्होंने अनुदान भी दिया। ब्राह्मणों ने गुप्तों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनकी तुलना देवताओं से की। ठीक है, तो इस तरीके से एक आप सामाजिक स्थिति में परिवर्तन देख सकते हैं। ठीक है, तो अस्पृश्यों की संख्या में वृद्धि देखी गई। ठीक है, चांडालों की स्थिति जो है बहुत गंभीर थी। वो गांव के बाहर रहते थे, नगर के बाहर रहते थे, मांस का व्यवसाय करते थे, ऐसा फाहियान कहता है, और जब नगर में प्रवेश करते थे तो उच्च वर्ग या उच्च वर्ण के लोग उनसे दूरी बनाकर रहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उनके स्पर्श से, चांडालों के स्पर्श से जो है सड़कें अपवित्र हो जाती हैं। ठीक है, आगे चलें। अब देखते हैं स्त्रियों की दशा। देखिए, किसी भी समाज का मूल्यांकन जब हम करते हैं तो हम ये इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि उस काल के अंतर्गत महिलाओं की क्या स्थिति रही होगी। ठीक है, उसी आधार पे फिर हम ये आकलन करते हैं कि समाज का स्वरूप कैसा रहा होगा। ठीक है, तो स्त्रियों की स्थिति अगर देखें तो शूद्रों की भांति स्त्रियों को भी रामायण, महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार प्राप्त हुआ, और उनके लिए भी कृष्ण भगवान के पूजन का विधान, कृष्ण पूजन का विधान किया गया कि वो कृष्ण की पूजा कर सकती हैं। ठीक है, चूंकि इस काल में आप देखेंगे ना तो शूद्र और स्त्री, स्त्री और शूद्र दोनों की स्थिति एक जैसी मानी जाती थी। ठीक है, तो स्त्रियों को भी रामायण, महाभारत, पुराण सुनने का अधिकार मिल रहा है, कृष्ण की पूजा करने का अधिकार प्राप्त हो रहा है। पितृतंत्रात्मक व्यवस्था है, और इस पितृतंत्रात्मक व्यवस्था में स्त्रियों को
निजी संपत्ति समझा जाने लगा। और मतलब इस स्तर तक उनको अपना जो है संपत्ति का अधिकार माना जाने लगा कि पत्नी से मृत्यु में भी साथ देने की आशा की जाने लगी। समझ रहे हैं? पितृतंत्रात्मक जो व्यवस्था है उसमें महिलाओं का वस्तुकरण हो गया, उनको निजी संपत्ति के रूप में समझा जाने लगा। इवन की मृत्यु के समय पत्नी से मृत्यु में भी साथ देने की आशा की जाने लगी। ठीक है, और यही कारण है कि इस काल में हमें सती प्रथा देखने को मिलती है। और सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य जो है वो 510 ईस्वी में मिलता है। ये भानुगुप्त का एरण अभिलेख है। भानुगुप्त का एरण अभिलेख 510 ईस्वी का है। उसमें सती प्रथा का सबसे पहला अभिलेखी साक्ष्य का उल्लेख मिलता है। यानी पितृतंत्रात्मक व्यवस्था में महिलाओं का वस्तुकरण कर दिया गया, महिला को एक वस्तु के रूप में देखा जाने लगा और मृत्यु में भी उनका साथ देने की अपेक्षा की जाने लगी। और यही कारण है कि इस काल में हमें सती प्रथा के भी साक्ष्य दिखाई देते हैं। सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य 510 ईस्वी का एरण अभिलेख, भानुगुप्त के एरण अभिलेख में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, गुप्तोत्तर काल की कुछ स्मृतियों में मिलता है यदि पति खो जाए, मर जाए, नपुंसक हो जाए, संन्यास ले ले या पतित हो जाए तो स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है। ठीक है, तो अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो स्त्रियों की स्थिति में गिरावट हमें इस काल के अंतर्गत देखने को मिलती है। ठीक है, स्त्रियां अपने पतियों पर पूर्णतः आश्रित हैं। ठीक है, स्वामित्व का अधिकार नहीं था। ठीक है, यानी भूमि में, संपत्ति में उनको राइट्स नहीं है, लेकिन स्त्री धन पर उनका अपना अधिकार होता था। ठीक है, अब स्त्री धन क्या है तो अलग अलग विद्वानों द्वारा इसकी अलग अलग व्याख्या की गई है, लेकिन जो सबसे मान्य है कि विवाह के समय स्त्री को, किसी भी कन्या को जो उपहार आदि मिलता है वो स्त्री धन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। माता पिता, रिश्तेदार जो कुछ भी वो स्त्री को उपहार स्वरूप देते हैं, आभूषण, वस्त्र, ये सब वो स्त्री धन के रूप में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो विवाह के समय वधू को भेंट के रूप में माँ बाप आदि द्वारा दिए गए आभूषण, अलंकरण, वस्त्र आदि स्त्री धन के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, छठी सदी के स्मृतिकार हैं कात्यायन। ठीक है, कात्यायन है छठी सदी के स्मृतिकार हैं। उनका कहना है कि स्त्री अपने स्त्री धन के साथ अपनी अचल संपत्ति को बेच सकती थी, उसे गिरवी रख सकती थी। मतलब कात्यायन का मानना है कि अचल संपत्ति यानी कि जमीन जायदाद में भी स्त्रियों का क्या होता था, अधिकार होता था। ठीक है, तो कात्यायन के अनुसार जमीन में स्त्रियों का हिस्सा मिलता था, किंतु भारत के पितृतंत्रात्मक समाज में धर्मशास्त्र के अनुसार सामान्यतः बेटी को अचल संपत्ति का उत्तराधिकार नहीं मिलता था। ठीक है, तो ये जो है स्त्रियों के संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, क्योंकि सती जैसी प्रथा, अमानवीय प्रथा का भी प्रचलन हमें इस काल में मिलता है। महिलाओं का वस्तुकरण कर दिया गया, उन्हें पुरुषों पर पूरी तरीके से निर्भर कर दिया गया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये सारी बातें इस काल में हमें देखने को मिलती हैं। तो स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। अब देखिए गुप्त काल के अंतर्गत बौद्ध धर्म की अवस्था। तो बौद्ध धर्म गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राज्याश्रय मिलना समाप्त हो गया। चूंकि गुप्त जो है ब्राह्मण धर्म के अनुयायी हैं, तो बौद्ध धर्म को राज्याश्रय यानी राजा का, राज्य का जो सहयोग है, आश्रय, वो मिलना बंद हो गया। फाहियान कहता है कि बौद्ध धर्म समुन्नत स्थिति में था, क्योंकि फाहियान भारत में आया था, बौद्ध धर्म के बारे में ही जानकारी एकत्र करने आया था। लेकिन यथार्थ में इस धर्म का जो उत्कर्ष अशोक और कनिष्क के समय था वह इस काल में नहीं था। ठीक है, किंतु कुछ स्तूपों एवं विहारों का निर्माण हुआ। नालंदा बौद्ध शिक्षा का
केंद्र बन गया था। समझ रहे हैं? तो मतलब मिला जुला के ठीक था, बहुत अच्छा नहीं था। जैसा कि अशोक और कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की स्थिति थी, वैसी स्थिति इस समय नहीं थी। ठीक है। और राज्य जो है, राज्य का जो है, इस बौद्ध धर्म को राज्याश्रय भी प्राप्त नहीं था। ठीक है, आगे चलें। भागवत संप्रदाय का उद्भव और विकास। ठीक है। अब देखिए, भागवत धर्म का जो केंद्र बिंदु है वो है भगवत या विष्णु की पूजा, और इसका उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ था। ठीक है, यानी भागवत धर्म का जो उद्भव है वो मौर्योत्तर काल में हुआ। भागवत का अर्थ है विष्णु की पूजा। ठीक है। वैदिक काल में चूंकि विष्णु गौड़ देवता थे और सूर्य का प्रतिरूप और उर्वरता पंथ के देवता के रूप में देखे जाते थे वैदिक काल में। ईसा पूर्व दूसरी सदी में आकर वो नारायण नामक देवता से जुड़ गए, और अब जो नारायण विष्णु कहलाने लगे। ये एक तरीके से नारायण अवैदिक जनजाति देवता थे। समझ रहे हैं? वो भगवत कहलाए और उनके उपासक भागवत कहलाए। मतलब कुल मिला के विष्णु नारायण हैं, भगवत कहलाए और उनके उपासक भागवत कहलाए। आगे चलकर विष्णु पश्चिमी भारत के वृषणी कुल से जुड़ गए और कृष्ण वासुदेव कहलाए। कृष्ण की विष्णु से अभिन्नता दिखाने के उद्देश्य से महाभारत की रचना की गई। ठीक है। और आप देखेंगे कि जब अवतारवाद की संकल्पना आई तो उसमें भी कृष्ण को विष्णु का एक अवतार माना गया। ठीक है। अब देखिए भागवत संप्रदाय। तो भागवत संप्रदाय का जो मुख्य तत्व है वो है भक्ति और अहिंसा। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, और अहिंसा का अर्थ है कि हिंसा न करना। समझ रहे हैं? एक तरफ है भक्ति, इसका अर्थ है पूर्ण समर्पण, और दूसरी तरफ अहिंसा मतलब हिंसा न करना। इसका प्रभाव इतना अधिक पड़ा। समझ रहे हैं? अब देखिए बौद्ध धर्म के जो मूल तत्व हैं, बौद्ध धर्म भी क्या हो रहा है, इससे प्रभावित हो रहा है। तो ये जो नया धर्म आया भागवत धर्म, इसका स्वरूप कैसा हो गया? उदार। जो ब्राह्मण धर्म था जिसमें कि यज्ञ में पशु बलि हत्या की जाती थी, पशुओं की बलि दी जाती थी, जिससे लोगों में निराशा थी, अब भागवत धर्म में अहिंसा की बात की जाने लगी। समझ रहे हैं? हिंसा न हो। तो ये धर्म उदार था, और यही कारण है कि इस धर्म के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा, चाहे वो देसी रहे हों चाहे विदेशी रहे हों। दोनों तो विदेशी हैं, शिल्पी वणिक हैं, सभी को इसने अपनी ओर आकर्षित किया भागवत धर्म ने। समझ रहे हैं? कृष्ण ने भगवत गीता में लिख दिया कि स्त्री, अपवित्र स्त्री, वैश्य, जो ये अपवित्र माने जाते थे, स्त्री वैश्य शूद्र, कहे कि ये भी हमारे शरण में आ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे शरण में आ सकते हैं। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कृष्ण ने इस बात को लिख दिया। समझ रहे हैं? कि अपवित्र समझे जाने वाले, जन्मतः अपवित्र समझे जाने वाले स्त्री वैश्य और शूद्र भी हमारे शरण में आ सकते हैं। इसने अवतारवाद का उपदेश दिया और विष्णु के 10 अवतार बताए। समझ रहे हैं? भगवत गीता में अवतारवाद की बात की जाने लगी। समझ रहे हैं? और विष्णु के 10 अवतारों की संकल्पना की गई। उसमें कृष्ण भी उनके एक अवतार थे। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से 6ठी सदी में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की संकल्पना विकसित हो रही है, जिसमें ब्रह्मा जगत के सर्जक हैं, विष्णु जगत के पालनहार हैं, महेश मतलब जगत के संहारक के रूप में। समझ रहे हैं? तो ब्रह्मा विष्णु महेश की संकल्पना का विकास हो रहा है 6ठी सदी में। उपासकों के लिए भगवत पुराण और विष्णु सहस्त्र नाम जैसे मंत्रों की रचना की जा रही है। ब्राह्मण धर्म में मूर्ति पूजा सामान्य लक्षण बन गई। अनेक त्योहार मनाए जाने लगे और त्योहारों को भी धार्मिक रंग से
रंग दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस काल में भागवत संप्रदाय एक महत्वपूर्ण संप्रदाय के रूप में इमर्ज करता है, उसका विकास होता है और इस संप्रदाय के जो मूल तत्व हैं भक्ति और अहिंसा, ये समाज के सभी वर्गों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहते हैं। और यही कारण है कि आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म उसका वो शिथिल पड़ जा रहा है और भागवत धर्म का उद्भव हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है, आगे चलें। अब देखते हैं गुप्तकालीन कला। तो ये आपका जो है महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, अब है गुप्तकालीन कला। तो गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। पहले इस बात को समझ लीजिए। स्वर्ण काल की अवधारणा, तो गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हैं? तो बहुत सारे विद्वान हैं, जिसमें मार्क्सवादी विद्वान हैं, डी.एन. झा वगैरह, वो कहते हैं कि स्वर्ण काल जैसी कोई बात नहीं होती। समझ रहे हैं? वो मानते हैं कि उच्च वर्ग के लिए हर काल स्वर्ण काल है, लेकिन निम्न वर्ण के लिए स्वर्ण काल भविष्य के गर्भ में है। समझ रहे हैं? मतलब निम्न वर्ग के लिए स्वर्ण काल कभी आया ही नहीं। फिर भी हम एक कल्पना करते हैं कि जब हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो सामाजिक क्षेत्र में पढ़ते हैं, आर्थिक क्षेत्र में पढ़ते हैं, धार्मिक क्षेत्र में पढ़ते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में पढ़ते हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र में पढ़ते हैं। तो गुप्त काल के अगर हम पूरे डायमेंशंस को इवेल्युएट करें तो चाहे वो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में स्वर्णकाल स्वर्ण युग न रहा हो, जैसे आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो व्यापार वाणिज्य का ह्रास हुआ, आर्थिक अवनति का काल दर्शा रहा है, तो आर्थिक क्षेत्र में ये स्वर्ण काल नहीं रहा होगा। एक तरफ स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित हैं तो फाहियान दूसरी तरफ कहता है कि आम लोगों के लेन देन की मुद्रा कौड़ियों में लेन देन कर रहे हैं। ठीक है, तांबे की सिक्का बहुत कम मिली है। ठीक है, मुद्रा में मिलावट है, गिरती अर्थव्यवस्था, तो आर्थिक क्षेत्र में हो सकता है कि वो स्वर्ण युग न रहा हो। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें निसंदेह गुप्त काल स्वर्ण काल ठहरता है, वो है सांस्कृतिक क्षेत्र। साहित्य के क्षेत्र में कालिदास जैसी विभूति हो रहे हैं, संस्कृत साहित्य का चरमोत्कर्ष दिखा रहा है। कला के क्षेत्र में मंदिर स्थापत्य की नागर शैली का विकास हो रहा है। हम पढ़ेंगे इन चीजों को, समझ रहे हैं? तो सांस्कृतिक क्षेत्र में अगर हम देखें, सांस्कृतिक उपलब्धियों को अगर हम देखें तो निसंदेह ये गुप्त काल स्वर्ण काल ठहरता है, क्योंकि इसने इन क्षेत्रों में क्लासिकल मानदंड को प्राप्त किया। ठीक है, तो गुप्त काल और स्वर्ण काल की अवधारणा। तो गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय कला और साहित्य के संपोषक हुए। समुद्रगुप्त विद्वान था, विद्वानों का संरक्षक था। जैसे हरिसेन, उसका संधि विग्रहक है हरिसेन, उसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। और हरिसेन ने समुद्रगुप्त के लिए कहा कि हरिसेन ने कहा कि वो जन्मजात मूर्ख था। अपने को कह रहा है हरिसेन कि मैं तो जन्मजात मूर्ख था, लेकिन स्वामी के चरणों में बैठते बैठते विद्वान हो गया, ज्ञानवान हो गया। ठीक है, तो समुद्रगुप्त बहुत ही विद्वान था, साहित्य और कला में भी रुचि है। उसके हमें अभिलेखी साक्ष्य मिलते हैं, जैसे वो अपनी एक मुद्रा पर वीणा बजा रहा है। ठीक है, तो वीणा बजाते हुए दर्शाया जा रहा है, तो समुद्रगुप्त अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया जा रहा है, तो वो जो है साहित्य और कला का संपोषक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसकी दरबार में नवरत्न रहते थे, जिसमें कालिदास अग्रणी थे, अमर सिंह थे। ठीक है, बहुत सारे विद्वान थे, तो नवरत्न विद्वान रहते थे।
गुप्तकालीन बौद्ध कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना अजंता की जो चित्रकला है। हालांकि अजंता चित्रकला ईसा की पहली सदी से लेकर 7वीं सदी के चित्र इसमें शामिल हैं, लेकिन इसके जो अधिकांश चित्र हैं ना वो गुप्तकालीन हैं। अधिकांश चित्र कौन है? गुप्तकालीन है, गुप्तकालीन है। और इसमें जो चित्र में गौतम बुद्ध और उनके पिछले जन्मों की विभिन्न घटनाएं चित्रित हैं। ठीक है, जो पेंटिंग है वो सजीव है, अभी तक किसी न किसी रूप में उसमें जो है बनी हुई है। सोचिए, इतनी पुरानी और आज भी वो जैसे पूरी तरीके से सजीव प्रतीत हो रही हो, तो निश्चित रूप से क्या है, कला की उत्कृष्टता को दर्शा रहा है। समझ रहे हैं? तो इस आधार पर अगर हम देखें तो निश्चित रूप से गुप्त काल जो है स्वर्ण काल की अवधारणा को सिद्ध कर रहा होता है। तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय कला और साहित्य के संपोषक हैं। समुद्रगुप्त की एक मुद्रा पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, जिसमें कालिदास क्या थे? अग्रणी थे। कालिदास ने बहुत सी कालजयी रचनाएं की हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम एक शानदार रचना है, जिसमें कि दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कथा का चित्रण है, और उनसे एक महान प्रतापी राजा भरत का जन्म हुआ था। समझ रहे हैं? चंद्रगुप्त गुप्तकालीन बौद्ध कला के रूप में, जिसमें गुप्त का अजंता का चित्रकला है, अजंता के चित्र हैं। अजंता के चित्र पहली से 7वीं सदी के बीच के निर्मित हैं, लेकिन उसमें अधिकांश जो चित्र हैं वो गुप्तकालीन बने हैं और सजीव हैं। मतलब उनमें रंग जो है, कलर जो यूज हुए हैं अभी भी किसी न किसी रूप में है, तो वो कला की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। कला क्या है? कला जानते हैं? मनुष्य प्रकृति के साथ जो साहचर्य स्थापित करता है, उसी की अभिव्यक्ति कला के रूप में होती है। समझ रहे हैं? जैसे जैसे उसके मानसिक विकास होता जाता है, वैसे वैसे कला के स्वरूप में परिवर्तन होता जाता है। धर्म, तो गुप्त वंशी राजा हिंदू धर्म के संपोषक हैं। हिंदू धर्म कहने का मतलब ब्राह्मण धर्म। ठीक है, दरअसल ये जो हिंदू धर्म है ना, इसका आधार निर्मित हुआ था मौर्योत्तर काल में। समझ रहे हैं? जब समाज का सामाजिक स्वरूप विस्तृत हो रहा था, अवतारवाद की संकल्पना आ रही थी और देवमंडल का विस्तार हो रहा था, जैसे विष्णु के 10 अवतार माने गए, तो उसमें वैदिक और अवैदिक दोनों देवताओं को शामिल किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हिंदू धर्म के संपोषक हैं। संपूर्ण देवमंडल अर्थात मुख्य देवता के साथ गौड़ देवता भी देखे जा रहे हैं, और इससे सामाजिक विभेद और श्रेणीबद्धता का संकेत मिल रहा है। देखिए, दो बातें हैं, मुख्य देवता के साथ गौड़ देवता। संपूर्ण देवमंडल, मंदिरों में संपूर्ण देवमंडल देखे जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे, आज भी देखेंगे कि मुख्य देवता के साथ गौड़ देवताओं की उपस्थिति। एक तो इससे यह सूचित होता है कि समाज में सामाजिक विभेद है, तो सामंतवाद विद्यमान है। एक मुख्य राजा है और अन्य अधीनस्थ हैं। समझ रहे हैं? तो मुख्य देवता के साथ गौड़ देवताओं की उपस्थिति सामाजिक विभेद और श्रेणीबद्धता का संकेत की तरफ संकेत कर रहा है। इस बात को समझ लीजिए फिर से, मुख्य देवता के साथ गौड़ देवता की उपस्थिति सामाजिक विभेद को दर्शा रहा है, श्रेणीबद्धता को दर्शा रहा है, मतलब क्रम, क्रोनोलॉजी। यानी ये मुख्य राजा है और मुख्य राजा के साथ अन्य राजा उसके अधीनस्थ हैं, तो एक देवता क्या है? मुख्य देवता है, और उनसे कम शक्तिशाली अन्य देवता भी उपस्थित हैं। उनका भी महत्व है, लेकिन उनसे कम शक्तिशाली है। ठीक है, अब देखिए, कानपुर के भीतर गांव में, गाजीपुर के भीतरी और झांसी के देवगढ़ में ईंट से मंदिर निर्मित हुए। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ठीक है, तो ईंट से मंदिरों का निर्माण होने लगा। ठीक है, तो ये भी एक कला के क्षेत्र में एक उपलब्धि कहा जा सकता है। ठीक है, साहित्य। अब देखिए, साहित्य के क्षेत्र में भी जो गुप्त काल है वो क्लासिकल मानदंड को प्राप्त करता है। समझ रहे हैं? तो भास के जो 13 नाटक हैं वो इसी काल के हैं। ठीक है, भास ने जो है 13 नाटक लिखे,
जो इसी समय गुप्त काल में ही लिखे गए। शूद्रक की एक रचना है मृक्ष कटिकम। मृक्ष कटिकम का अर्थ होता है माटी का खिलौना गाड़ी। ठीक है, माटी का खिलौना गाड़ी। और इसमें जो है एक निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है। समझ रहे हैं, जो कि नाटकों में सर्वोत्कृष्ट है। शूद्रक का मृक्ष कटिकम नाटकों में सर्वोत्कृष्ट है। प्राचीन काल के नाटकों में सर्वोत्कृष्ट है, बहुत बेहतरीन है, जिसमें एक निर्धन ब्राह्मण और उसका एक वेश्या के साथ जो है प्रेम का वर्णन किया गया है। तो शूद्रक का मृक्ष कटिकम एक कालजयी रचना है। कालिदास की तो बहुत सारी रचनाएं हैं, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम। उनमें से एक शानदार रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो विश्व की 100 उत्कृष्ट कृतियों में एक है। अभिज्ञान शाकुंतलम वो पहली पुस्तक है जिसका अंग्रेजों ने अनुवाद किया था। समझ रहे हैं, इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का वर्णन है अभिज्ञान शाकुंतलम में, जिनका पुत्र भरत एक नामी राजा हुआ था। ठीक है, तो कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, वो भी गुप्तकालीन। कालिदास तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे, अग्रणी थे। समझ रहे हैं, और इस तरीके से संस्कृत साहित्य का उत्कर्ष ये दर्शा रहा है। ठीक है, गुप्तकालीन अगर हम नाटकों को देखें तो इन नाटकों में 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली कि जितने भी नाटक हैं सभी सुखांत हैं, दुखांत नहीं है। समझ रहे हैं, सुखांत मतलब जिनका अंत जो है अच्छा होता है, तो सभी नाटक सुखांत हैं। दुखांत नाटक का उदाहरण हमें गुप्तकालीन नाटकों में नहीं मिलता। दूसरी बात कि इसमें जो स्त्री और शूद्र हैं वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं, जबकि भद्रजन उच्च वर्ण के जो लोग हैं, उच्च वर्ग के जो लोग हैं, वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। तो गुप्तकालीन नाटकों में के 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं। नंबर 1 कि सभी नाटक सुखांत हैं, दुखांत नहीं है, ट्रेजेडी नहीं है, जिनका अंत सुख मतलब पॉजिटिव होता है। दूसरी बात कि नाटक के अंतर्गत शूद्र और स्त्री हैं, वो प्राकृत भाषा बोलते हैं, जबकि उच्च वर्ग के लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बात है कि वे वही काल है गुप्त काल जिसमें भारत के 2 महाकाव्य महाभारत और रामायण वो लगभग इसी समय गुप्त काल के अंतर्गत पूर्ण हुए। रामायण और महाभारत, रामायण मतलब भगवान राम की कथा, और महाभारत तो आप जानते ही हैं, महाभारत के एक अंश के रूप में भगवत गीता भी लिखी गई। ठीक है, तो ये जो है ईसा की 4वीं सदी में आकर लगभग पूरे हुए। भगवत गीता महाभारत का महत्वपूर्ण अंश है। ठीक है, और इसमें शिक्षा दी गई कि वर्ण और जाति के अनुसार जिसका जो कर्तव्य निर्धारित है उसे उस कर्तव्य का पालन हर हालत में करना चाहिए, बिना किसी प्रतिफल या बिना किसी कामना के। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कहा जाता है ना, तो गीता का एक महत्वपूर्ण ये मैसेज है, संदेश है। तो जो भगवत गीता है वो महाभारत के एक अंश के रूप में रचित हुई, और इसमें कहा गया, इसमें शिक्षा दी गई कि वर्ण और जाति के अनुसार जिसका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का उसको पालन करना चाहिए हर हालत में, किसी प्रतिफल की कामना के बिना करना चाहिए। ठीक है, पुराण है तो पुराणों का अंतिम संकलन गुप्त काल में हुआ। पुराणों में मिथक हैं, आख्यान हैं, प्रवचन हैं, इनसे भरे हैं, और पुराणों का उद्देश्य है आम लोगों को शिक्षित करना, आम लोगों को शिक्षा देना, सामान्य लोगों को शिक्षा देना। अमर सिंह जो कि नवरत्नों में से एक हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के, उन्होंने अमर कोश की रचना की। अमर सिंह ने अमर कोश की रचना की। कुल मिलाकर शास्त्रीय साहित्य के इतिहास में
गुप्त काल स्वर्ण काल ठहरता है। समझ में आई बात? यानी शास्त्रीय साहित्य के इतिहास में गुप्त काल एक स्वर्ण काल के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा। आगे चलें। अब है विज्ञान और प्रौद्योगिकी गुप्त काल के अंतर्गत। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास जो है वो भारत में गुप्त काल में अगर देखें तो गुप्त काल के अंतर्गत भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का काफी विकास देखने को मिलता है। पाटलिपुत्र के निवासी आर्यभट्ट हैं और आर्यभट्ट ने गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ग्रंथ आर्यभट्टीय की रचना की है। ठीक है, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी की रचना इसी समय की है और ये पाटलिपुत्र यानी पटना के निवासी हैं। ठीक है, इलाहाबाद से एक गुप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें भारतीयों को दाशमिक पद्धति यानी दशमलव पद्धति की जानकारी की हमें सूचना प्राप्त होती है कि भारतीय दशमलव पद्धति से जानकारी उन्हें थी, दाशमिक पद्धति की जानकारी उन्हें थी। खगोल शास्त्र में रोमक सिद्धांत नामक पुस्तक रची गई। ठीक है, तो रोमक सिद्धांत नामक पुस्तक खगोल शास्त्र के क्षेत्र में इसी समय रची गई थी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेहरौली, दिल्ली के मेहरौली में स्थित एक लौह स्तंभ है जो गुप्त कालीन है। वो कला और तकनीकी, समझ रहे हैं, साइंस, विज्ञान और तकनीकी की उन्नत स्थिति को दर्शाता है। मतलब लौह स्तंभ जो गुप्त कालीन है इस पे चंद्र नाम खुदा है और इससे पता चलता है कि वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का एक लौह स्तंभ है, एक अभिलेख है। वो तब से अभी तक उसी स्थिति में बना हुआ है, उसमें जंग, आज तक जंग नहीं लगा। ठीक है, तो ये उस काल की उन्नत प्रौद्योगिकी की तरफ संकेत करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास हमारी यहीं तक होगी। अगली क्लास में हम पुनः दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।